नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 17 जून 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आर्टिकल SIPRI रिपोर्ट ऑन न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? ये देखो, एक इंस्टीट्यूट है, पूरा नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है? ये इंस्टीट्यूट स्वीडन में है। क्या काम करता है ये इंस्टीट्यूट? ये इंस्टीट्यूट कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल, डिसआर्मामेंट, इन सब इश्यूज़ पर रिसर्च करता है, डेटा इकट्ठा करता है, उस डेटा को एनालाइज करता है। ये इंस्टीट्यूट इस्टाब्लिश हुआ था 1966 में। अभी इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है। रिपोर्ट का नाम है असेसेस द करंट स्टेट ऑफ आर्मामेंट्स, डिसआर्मामेंट्स एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी। इस रिपोर्ट में देखो, ये कहा गया है कि वर्ल्ड में वो सभी देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को लगातार मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इंडिया और चाइना के बारे में कहा जाता है, दोनों ने पिछले एक साल में अपने न्यूक्लियर वार हेड्स को इंक्रीज किया है। 2019 में चाइना के पास 290 न्यूक्लियर वार हेड्स थे। एक साल बाद यानी 2020 में चाइना के जो न्यूक्लियर वार हेड्स हैं वो बढ़ के हो गए हैं 320। इंडिया के बारे में इस रिपोर्ट में कहा जाता है, हमारे वार हेड्स 2019 में 130 से लेकर 140 के बीच थे और 2020 में 150 हो गए हैं। पाकिस्तान की बात करें, इनके भी वार हेड्स 2020 में बढ़ के 160 हो गए हैं। तो जैसा आपने डेटा में देखा, चाइना और पाकिस्तान दोनों के पास इंडिया से ज़्यादा न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। चाइना के बारे में इस रिपोर्ट में यह भी कहा जाता है, चाइना पहली बार न्यूक्लियर ट्रायड को डेवलप करने पर काम कर रहा है। जिस देश के पास न्यूक्लियर ट्रायड की कैपेबिलिटी है, मतलब वो देश हवा से, पानी से, ज़मीन से, तीनों जगह से न्यूक्लियर वेपन्स को लॉन्च कर सकता है। ये देखो, वैसे पूरी लिस्ट है इस रिपोर्ट के अनुसार कौन से देश के पास कितने न्यूक्लियर वार हेड्स हैं। सबसे ज़्यादा रशिया के पास 6375, दूसरे नंबर पर USA के पास 5800, चाइना के पास 320, फ्रांस के पास 290, UK के पास 215, पाकिस्तान 160, इंडिया 150, इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 40। और ये 2019 का डेटा है। 2019 के बाद से इन देशों के न्यूक्लियर वार हेड्स में कमी आई है या फिर बढ़ोतरी हुई है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? सरकार ने हाल ही में अपना पहला गैस एक्सचेंज लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियन गैस एक्सचेंज। इस गैस एक्सचेंज पर नेचुरल गैस की डिजिटल ट्रेडिंग हो सकेगी। मतलब बायर्स और सेलर्स नेचुरल गैस को ट्रेड कर सकेंगे इस गैस एक्सचेंज की सहायता से। ना सिर्फ स्पॉट मार्केट में बल्कि फॉरवर्ड मार्केट में भी। डिफरेंस क्या है स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में? देखो, स्पॉट मार्केट में एसेट्स को बेचा और खरीदा जाता है, ऑन द स्पॉट डिलीवरी होती है। मतलब करंट प्राइसेस पर एसेट्स को खरीदा और बेचा जाता है। लेकिन फ्यूचर मार्केट्स में तय हो जाता है। मान लीजिए आज 17 जून है, तो अभी तय हो गया कि हम 20 जून को या फिर 30 जून को फाइनली ट्रेड करेंगे। इतनी क्वांटिटी में ट्रेड होगा और इतने प्राइस पर ट्रेड होगा। मतलब काफ़ी दिनों पहले ही तय कर लिया जाता है कि हम इस प्राइस पर ट्रेड करेंगे और इतनी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। ये होता है फ्यूचर मार्केट में। और स्पॉट मार्केट में उसी समय ट्रेड हो जाता है, उसी समय डिलीवरी हो जाती है करंट प्राइस पर। तो बायर्स और सेलर्स दोनों मार्केट्स में ट्रेड कर सकेंगे इस गैस एक्सचेंज में। हमारे देश में जो गैस हब्स हैं, दहेज, हजीरा, ये गुजरात में है, काकीनाडा ये आंध्र प्रदेश में है। तीनों हब्स में नेचुरल गैस की ट्रेडिंग हो सकेगी। आमतौर पर नेचुरल गैस की सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट जब कोई होता है तो उसकी टाइमलाइन 6 महीने से लेकर 1 साल के बीच में होती है। लेकिन ये जो इंडियन गैस एक्सचेंज है, ये देखो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स भी अलाउ करेगा, जैसे डिलीवरी 1 दिन के अंदर या फिर 1 महीने के अंदर। फ़ायदे क्या होंगे इस इंडियन गैस एक्सचेंज के? एक तो देखो, नेचुरल गैस की प्राइसिंग में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। बायर्स और सेलर्स जो हैं उनको एक दूसरे को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस गैस एक्सचेंज की सहायता से बायर और सेलर आपस में ट्रेड कर सकेंगे। नेक्स्ट, हमारी एनर्जी बास्केट में नेचुरल गैस का जो शेयर है वो भी इंक्रीज होगा।
तो ये सब फायदे होंगे इस गैस एक्सचेंज के। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है। इसको हमने देखो ऑलमोस्ट 15 दिन पहले डिस्कस किया था। उस समय ये पार्टनरशिप बनी थी, इसलिए न्यूज़ में आई थी, और अब फिर से न्यूज़ इसलिए आई है GPAI के बारे में, क्योंकि इंडिया ने इस पार्टनरशिप को ज्वाइन कर लिया है। क्या है ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? देखो, ये इंटरनेशनल एंड मल्टी स्टेक होल्डर्स का इनिशिएटिव है। मकसद ये है, ये इंश्योर करना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन अच्छे से हो, ह्यूमन सेंट्रिक हो, एथिकल गाइडलाइंस फॉर्मुलेट करना किस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना चाहिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एवोल्यूशन में, डेवलपमेंट में ह्यूमन राइट्स, इंक्लूजन, डाइवर्सिटी, इनोवेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इन सब चीज़ों पर भी फोकस किया जाए। ये देखो अपनी तरह का पहला इनिशिएटिव है। फाउंडिंग मेंबर्स की बात करें, अभी फ़िलहाल इस पार्टनरशिप में कौन कौन से मेंबर्स हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्लोवेनिया, UK, US और यूरोपियन यूनियन। इसमें ना सिर्फ ये देश मिलकर काम करेंगे, बल्कि ये जो इनिशिएटिव है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी इंडस्ट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट्स, एकेडमिया, उन सबको एक मंच पर लेके आएगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एवोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। सेक्रेटरीट की बात करें, OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा इस पार्टनरशिप का जो सेक्रेटरीट है वो होस्ट किया जाएगा। सिंपल वर्ड्स में बात करें, जहाँ पर देखो OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पर इस इनिशिएटिव का भी सेक्रेटरीट होगा। लास्ट में एक बात, इंडिया को क्या फ़ायदा होगा इस पार्टनरशिप का फाउंडिंग मेंबर बनने से? इंडिया को फ़ायदा देखो ये होगा, क्योंकि इंडिया इस इनिशिएटिव में पार्टिसिपेट करेगा, देखेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एवोल्यूशन कैसे होती है, तो बाकी देशों से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो इंडिया भी उस एक्सपीरियंस का लाभ उठा के हमारे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट को सुनिश्चित कर सकेगा। ध्यान देने वाली बात देखो ये है, इस इनिशिएटिव में चाइना नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल पेंगोलिन से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? चाइना ने देखो पेंगोलिन को अब हाईएस्ट लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। इससे पहले चाइना में पेंगोलिन को बहुत ज़्यादा मारा जाता था, क्योंकि पेंगोलिन के ये जो स्केल्स हैं, आप ये तस्वीर देखिए, ये स्केल्स हैं पेंगोलिन के, इनका इस्तेमाल चाइना में होता था ट्रेडिशनल मेडिसिन्स बनाने के लिए। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा इलीगल ट्रैफिकिंग भी होती थी चाइना में पेंगोलिन की। लेकिन अब चाइना ने हटा दिया है पेंगोलिन के स्केल्स को ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की लिस्ट से, और हाईएस्ट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड की है। हम बात करें पेंगोलिन की, इसके बारे में यूँ भी कहा जाता है, ये देखो एक ऐसा मैमल है जिसकी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होती है। पेंगोलिन की स्किन के ऊपर इस प्रकार के स्केल्स बने होते हैं, पूरी स्किन पे देख लो आप, ये स्केल्स बने हुए हैं। ये पेंगोलिन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, और इस फीचर का एकमात्र मैमल है पेंगोलिन, जिसके पूरे बॉडी पर इस प्रकार से स्केल्स हों। फैमिली की बात करें, पेंगोलिन जो है पोलीडोटा फैमिली से संबंध रखता है। देखो इंडिया में 2 टाइप के पेंगोलिन मिलते हैं। वैसे पूरे वर्ल्ड में पेंगोलिन की 8 स्पीसीज हैं, और 8 में से 2 स्पीसीज इंडिया में मिलती हैं, इंडियन पेंगोलिन और चाइनीज पेंगोलिन। इंडियन पेंगोलिन कहाँ पे मिलती है? पूरे इंडिया में मिल जाता है आपको इंडियन पेंगोलिन, एक्सेप्ट एरिड रीजन एंड हाई हिमालयज। एरिड रीजन मतलब जैसे राजस्थान का डेजर्ट वाला इलाका है, या फिर गुजरात का रण ऑफ कच्छ वाला इलाका है, वहाँ पर नहीं मिलते, और हिमालयस में भी नहीं मिलते, ग्रेटर हिमालयस में या फिर उतनी ही ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं मिलते। इन 3 क्षेत्रों के अलावा इंडियन पेंगोलिन पूरे इंडिया में मिल जाते हैं। इसके अलावा इंडियन पेंगोलिन बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, यहाँ पर भी मिलते हैं। चाइनीज़ पेंगोलिन की बात करें, ये ईस्टर्न नेपाल में हिमालयन फुटहिल्स में मिलते हैं, भूटान में, नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश में, साउदर्न चाइना में और ताइवान में मिलते हैं। आयुशियन
कि रेड लिस्ट की बात करें, इंडियन पेंगोलिन आते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी में और चाइनीज़ पेंगोलिन आते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में। थ्रेट तो इस प्रकार से हैं, इनका शिकार किया जाता है मीट के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और सेंट्रल इंडिया में। स्मगलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है चाइना में, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया अभी तक चाइना ने पेंगोलिन के स्केल्स को अप्रूव्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की कैटेगरी में डाला हुआ था। हालांकि अब अप्रूव्ड ट्रेडिशनल मेडिसिन्स की कैटेगरी से हटा लिया है पेंगोलिन के स्केल्स को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सीजोथोरैक्स सिकुसिरू मेंसिस के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? अरुणाचल प्रदेश में देखो एक नई फिश मिली है और इसी का नाम है सीजोथोरैक्स सिकुसिरू मेंसिस। ये सीजोथोरैक्स वंश की फिश स्पीसीज हैं जो डिस्कवर की गई है अरुणाचल प्रदेश में। नाम कहाँ से दिया गया है? देखो ये मछली जहाँ पर मिली है वो एक जंक्शन है रिवर सीकू और रिवर सीरम का। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में मैबो सर्कल जो है वहाँ पर गाकंग एरिया के नज़दीक ये जंक्शन है रिवर सीकू एंड रिवर सीरम का। वहीं पर ये मछली मिली है, इसलिए नाम दिया गया है सिकुसिरू मेंसिस। वहाँ पर देखो टोरेंशियल रेन से जो पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर ये मछली मिली है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तला मेडल आर्ट के बारे में है। हाल ही में सोशल मीडिया पर ये जो ट्रेडिशनल आर्ट है तला मेडल, इसकी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग हुई। देखो ये तला मेडल आर्ट यक्षगाना थिएटर का ही एक वेरिएंट है। कर्नाटक और केरला के करावाली और मलनाड रीजन में यक्षगान आर्ट को परफॉर्म किया जाता है और उसी का ये वेरिएंट है तला मेडल आर्ट। डिफरेंस क्या है यक्षगान आर्ट में और तला मेडल आर्ट में? डिफरेंस देखो ये है, यक्षगाना जो आर्ट है उसमें डांस होता है, प्रॉपर कॉस्ट्यूम्स होती हैं, स्टेज लगता है। लेकिन तला मेडल आर्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। जो परफॉर्मर हैं वो एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं बिना कॉस्ट्यूम्स के, डांस नहीं होता क्योंकि वो बैठ जाते हैं और ऑरेटरी स्किल्स चेक करते हैं एक दूसरे की। तो आप कह सकते हो तला मेडल आर्ट जो है वो यक्षगान आर्ट माइनस डांस माइनस कॉस्ट्यूम्स माइनस स्टेज कन्वेंशंस हैं। ये डिफरेंस है यक्षगाना के बीच और तला मेडल के बीच। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। अब जल्दी से हम रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। 5 स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, पांचों स्टेटमेंट्स को आप ध्यान से पढ़ लीजिए और मन में सोच लीजिए आपके अनुसार कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है। पेंगोलिन वाली स्टेटमेंट देखो गलत है। इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, ना कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड में। चाइनीज़ पेंगोलिन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। आप ये स्लाइड देखिए, इंडियन पेंगोलिन इंडेंजर्ड, चाइनीज़ पेंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी स्टेटमेंट की बात करें, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये स्टेटमेंट भी गलत है। ये देखो इसलिए गलत है क्योंकि सेक्रेटरीट इसका होस्ट किया जाएगा OECD के द्वारा पेरिस में, ना कि वाशिंगटन में। तीसरा, इंडियन गैस एक्सचेंज के बारे में ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर बायर्स और सेलर्स नेचुरल गैस की ट्रेडिंग कर सकेंगे। इसके बाद सीजोथोरैक्स सिकुसिरू मेंसिस, ये मछली कहाँ पे डिस्कवर हुई? असम में। गलत, ये अरुणाचल प्रदेश में डिस्कवर हुई है। लास्ट में सिप्रीम, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, कन्फ्लिक्ट आर्मामेंट, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट पे फोकस करता है और हाल ही में इसे इस्टेब्लिश किया गया। गलत, इसे देखो हाल ही में नहीं इस्टेब्लिश किया गया, बहुत पुराना ये इंस्टीट्यूट है, 1966 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये लास्ट जो स्टेटमेंट है ये भी गलत है। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।